हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है डायनेमो है। चैप्टर 6 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में। डायनेमो के दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, दूसरा आपका दिष्ट धारा डायनेमो। कौन कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो। आज के इस लेक्चर में आप सीखोगे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले डायनेमो समझो। डायनेमो है क्या? डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आपके घर में बल्ब जल रहा है, विद्युत ऊर्जा है ना, आप देख पा रहे होंगे कि हाँ वास्तविक रूप से ये कहाँ से उत्पन्न होता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये चीज आज आप सीखने वाले हो। चाहे तो घर में भी बना सकते हो, लेकिन भाई साहब ये सब उपकरण होना चाहिए जो यहाँ पर प्रयोग में आने वाला है, वो उपकरण आपके पास हो तो आप घर में भी बना सकते हैं, है ना। और आप लोग प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के साथ साथ आप पढ़ोगे क्या? दिष्ट धारा डायनेमो। दोनों प्रकार के धारा का उत्पादन किया जा सकता है इन उपकरण के माध्यम से। तो डायनेमो क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को वो उपकरण विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो क्या बच्चों? जो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनरेटर कहते हैं। यदि मैं बात करूं दिष्ट धारा डायनेमो, तो क्या बोलोगे आप? दिष्ट धारा डायनेमो, उस डायनेमो को दिष्ट धारा डायनेमो कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट करे, बदल दे, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। और एक ऐसा डायनेमो बच्चों जो क्या करे? यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, उसे हम बोलेंगे दिष्ट धारा डायनेमो। ठीक है, दोनों चीज क्लियर है। प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा जो उपकरण, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहेंगे। जो उपकरण किस में बदलेगा? दिष्ट धारा में बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा को, उसे दिष्ट धारा डायनेमो कहेंगे। और आज के इस लेक्चर में आप यही चीज सीखने वाले हो कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो किस प्रकार से कार्य करता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग हेडिंग लगा लो रचना। रचना में कहने का मतलब जो हम बनाते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, ये किन किन पदार्थों से बना होता है, मतलब कि इसके कौन कौन से भाग हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे रचना। रचना का मतलब ये कितने भाग से मिलकर बना हुआ है, इनके कौन कौन से मुख्य भाग हैं। देखिए मैं आपको बताते चलता हूं, आप लिखते चलना, जिनको भी लिखना होगा, या कि जो बच्चा चाहता है कि हम हैंडरिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पर्सनल नंबर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है, हैंडरिटन नोट्स दिया जाता है। चलिए, तो पहला नंबर तो ये है बच्चों, हमने यहां पर देखा N और S, इसे क्या बोलेंगे? क्षेत्र चुंबक। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? क्षेत्र चुंबक। ठीक है, क्षेत्र चुंबक पहला नंबर। आप लोग इसका डिटेल करोगे। क्षेत्र चुंबक में या तो आप नाल चुंबक का प्रयोग करेंगे या तो विद्युत चुंबक। तो जो हमारा NS होता है, जो हमारा NS है, यह एक नाल चुंबक है। यह एक क्या है? नाल चुंबक। नाल चुंबक या तो बच्चों, या तो हमारा विद्युत चुंबक, या तो हमारा क्या होता है? विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक। मैं डिटेल में यदि कहूं तो क्षेत्र चुंबक में आप डिटेल लिखोगे NS, यह एक नाल चुंबक होता है या विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, आप देखो दो डायग्राम बनाए, बिल्कुल चिंता ना करो, दोनों डायग्राम को विधिवत समझाऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप समझ लेते हो तो इसकी कार्य विधि तो आप सिंपल तरीके से सीख जाओगे। हाँ, इसमें किस प्रकार से धारा जनरेट होता है, धारा का फार्मूला निकालने के लिए वो अगले लेक्चर में करा दूंगा। चीजें क्लियर है कि पहले बच्चों पहला जो आपका रचना में क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक में आपने सीखा कि जो हमारा NS है या तो नाल चुंबक है या तो विद्युत चुंबक है। अब बात करें यदि नाल चुंबक की, तो नाल चुंबक कैसा होता है? नाल चुंबक किस प्रकार से होता है? U आकार का होता है। ठीक है, ऐसा कुछ, एक में N ध्रुव और एक में S, बीच में हम कुंडली चाहे कुछ भी हम यहां पर रखकर घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये तो आपका या तो विद्युत चुंबक होगा या तो नाल चुंबक होगा। चीजें क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर बच्चों आर्मेचर। आर्मेचर कौन सा? ये देखो आपको दिख रहा है ABCD, ये आपका आर्मेचर है। तो रचना में दूसरा नंबर आप लोग लिखोगे आर्मेचर।
क्या? आर्मेचर। आर्मेचर कैसे बनाया जाता है? ठीक है, देखो ये हमारे पास एक प्रकार से कुंडली है। क्या है? कुंडली है, जो कि एक किसी न किसी क्रोड में, जो कि नर्म लोहे का क्रोड होता है, इसको हम नर्म लोहे के क्रोड में तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बना लेते हैं। मतलब एक प्रकार की जो ABCD कुंडली है, इसको अपन क्या करते हैं कि एक नर्म लोहे का क्रोड लेते हैं और उसमें क्या करते हैं बच्चों, तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बना दी जाती है। मतलब एक क्रोड में तांबे के तार को लपेटकर एक कुंडली बना दी जाती है, जो कि किसी भी क्षेत्र चुंबक के मध्य एक निश्चित दूरी में घूम सकता है या इसे घुमाया जा सकता है। आर्मेचर क्या है? देखिए जरा, ABCD, चाहे यहां पर देखो ABCD, एक आपका ये क्या है? कुंडली है, जो कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई जाती है। सिंपल। दूसरा चीज आपने लिख लिया, दो लाइन लिखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि हमारे पास ABCD एक कुंडली होती है। आर्मेचर क्या है? ABCD, यह एक कुंडली होती है, ठीक है, जो कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, इसे चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य घुमाया जा सकता है। यह चीज क्लियर कर ली। चलिए, जो आपका तीसरा नंबर आता है बच्चों, सर्पी वलय। क्या आता है? सर्पी वलय। सर्पी वलय आपका देखिए, एक ये वलय है आपका S2 और ये आपका ये वलय है S1। सर्पी वलय है, ठीक है। सर्पी वलय, एक आपका S2 और एक आपका S1। दो सर्पी वलय हैं, एक S1 और एक S2। आर्मेचर देखो, ABCD एक आर्मेचर है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। तो जो दो सर्पी वलय हैं वो आर्मेचर के एक एक सिरे से जुड़े रहते हैं, जो आर्मेचर के साथ साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, आर्मेचर की कुंडली में देखो, आर्मेचर की कुंडली, हमारे पास आर्मेचर, इसकी कुंडली के दोनों सिरों पर एक एक वलय जुड़ा रहता है, जो कि आर्मेचर की धुरी के साथ वो भी क्या है? घूमता रहता है। ठीक है, बस सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे पास क्या है? वलय है भाई साहब। किसी भी धातु का आप जोड़ सकते हो जिससे मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, जिसमें से धारा बह सके। तो आर्मेचर की कुंडली के प्रत्येक सिरे पर, एक आपका एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, आर्मेचर की कुंडली के प्रत्येक सिरा पर धातु का एक एक वलय जुड़ा रहता है, जो कि आर्मेचर के साथ घूमता रहता है। अब ऐसे तो आपको ये डायग्राम में कहोगे सर, ये हमारे पास मान लीजिए ए का जो वाला भाग है ये S2 के साथ है, और ये जब घूमेगा तो ये भी आपका घूमता रहेगा। ठीक है, क्या है? घूमता रहेगा। जैसे ये घूमेगा तो ये भी घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाग घूमता है, कभी इधर का भाग टच हो रहा है, जब ये घूमेगा तो इधर का भाग इधर आ जाएगा, लेकिन ये घूमता रहेगा। S1 का संबंध B1 से बना रहेगा, S1 का संबंध B1 से बना रहेगा। घूमेगा भले ही कितना घूम जाए, कोई लेना देना नहीं है। ये बीच में है, ये कनेक्शन है, ये भले घूमता रहेगा बच्चों, ये तार जो है घूमता रहेगा, लेकिन इसका संबंध B1 से बना रहेगा, टूटने वाला नहीं है। इसी प्रकार ये आर्मेचर को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि आर्मेचर को आप कितना भी घुमाओ, लेकिन S2 का संबंध B2 से बना रहता है, इसमें संबंध टूटता नहीं है। समझ रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं यदि आपसे कह दूं कि आर्मेचर को घुमाओ, तो आर्मेचर के साथ साथ ये भी घूमता रहता है, इसके बीच जो वलय है, और वलय का संबंध हमारा क्या है? B2 से, तो ये B2 के साथ बना ही रहता है, भले ये इधर आ जाए, लेकिन इसका कनेक्शन इससे कभी टूटता नहीं है। यानी हम बात करें कि आर्मेचर को घुमाएंगे किसी बाह्य माध्यम से, तो आर्मेचर के साथ साथ ये जो वलय है ये भी घूमता रहता है। ठीक है, वलय क्या है? घूमता रहता है, अर्थात वलय का संबंध ब्रुश से बना रहता है। यानी S2 का संबंध B2 से है तो आर्मेचर कितने बार भी घूमेगा, लेकिन उसका संबंध बना रहेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें S1 और B1, तो यदि हम बात करें यहां पे, तो जो हमारा S1 और B1 है हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। जैसे अभी A वाला भाग इससे टच कर रहा है, ये घूमेगा तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर जाएगा, तो संबंध बना रहेगा, कभी संबंध टूटने वाला नहीं है। ओके, चीजें क्लियर है इतना बच्चों? चलो, तीसरा नंबर जो आपने देख लिया, जो चौथा नंबर है वो है ब्रूस। देखो जरा, ये कार्बन की पत्ती की बनी होती है। ये देखो आपका B1 और B2 है, ये कार्बन की पत्तियों से बने होते हैं, जिस जो कि सर्पी वलय को छूते रहते हैं। ये वलय है, सर्पी वलय एक प्रकार। देखो ये एक आपका सर्पी वलय, ये सर्पी वलय ये हो गया।
तो कार्बन की पत्तियों से बने होते हैं। ये जो B1 और B2 जो है कार्बन की पत्ती से बनी रहती है, जो कि सर्पी वलय को छूते रहते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं होंगे हमेशा, जिसके कारण से प्यारे बच्चों बाह्य परिपथ के तार इन्हीं ब्रुशों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ये जो हमारा बाह्य परिपथ है इसे हम ब्रुश B1 और B2 से जोड़ देते हैं, जहां से धारा प्राप्त करते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा रचना। ठीक है, काफी समय लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हम इसको पूरा विधिवत कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। तो क्षेत्र चुंबक क्या है बच्चों? NS, या तो आपका विद्युत चुंबक हो सकता है या तो नाल चुंबक। आर्मेचर एक कुंडली है जो नर्म लोहे के तार पर, या सॉरी नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे जो कि अपने धुरी पर घूम सकता है ध्रुव खंडों के मध्य। ठीक है, तीसरा नंबर आपने कहा सर्पी वलय। आपका S1 और S2 दो सर्पी वलय हैं जो कि आर्मेचर के प्रत्येक सिरे के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब एक एक सिरे के साथ एक एक सर्पी वलय होता है। ठीक है, चौथा नंबर आपका ब्रुश B1 और B2 है। ये कार्बन की पत्तियों के बने रहते हैं जो सर्पी वलय को छूते रहते हैं। ये जो सर्पी वलय इसको छूता रहता है और इन ब्रुशों के साथ बाह्य परिपथ को जोड़ दिया जाता है। अब इसके कार्य विधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये प्यारे बच्चों, जैसे आपको करंट पैदा करना है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े डैम बने होते हैं, वहां से पानी को फ्लो किया जाता है, और जब पानी को फ्लो करते हैं तो उससे डायनेमो का जो आर्मेचर है वो घूमता है। अब ये समझ में नहीं आया कि सर ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। मान लो ये मेरा, मान लीजिए यहां पे पानी भरा हुआ है, डैम है। ठीक है, सिंपल है, यहां से पानी छोड़ा जाएगा, मतलब यहां से पानी को छोड़ा जा रहा है। अब ये पानी को छोड़ने का तरीका ये है कि पानी क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पे एक, मान लीजिए कोई माध्यम है और इसमें क्या है, पंख लगे हैं। पंख क्या है भाई, ये मान लो, है ना, ये लो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब मान लो ये पानी जब गिरेगा तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो जैसे ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये आपका, ये जो आपका मान लीजिए कोई भी माध्यम है, कोई भी मान लीजिए राड लगा हुआ है, या कुछ भी मान लीजिए धुरी के साथ कोई ना कोई एक संबंध तो होगा, मजबूत एक आपका लोहा ही लगा रहता है, सिंपल है। तो लोहे का एक राड लगा है। अब इसके साथ आप कोई कुंडली यदि लगा दो तो जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा कुंडली भी घूमने लगेगा। यही आर्मेचर होता है। इधर आपका एक S हो गया, इधर आपका हो गया N हो गया। ठीक है, कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि मान लीजिए डैम है, डैम से पानी गिराया जाता है। मान लीजिए यहां पर क्या मैंने कहा भाई साहब, जैसे आपके फैन में नहीं लगा रहता है ना, बड़े बड़े धातु के बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये पानी इनमें है ना प्रवाहित होगा तो ये घूमने का कोशिश करेगा। ठीक है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं फैन में जो पंख लगा रहता है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए लोहे की पत्ती लगी है या कोई भी धातु की पत्ती है, इस पर मान लो फोर्स देंगे तो ये घूमेगा। जैसे ही घूमेगा तो ये लोहे का राड है ना, जिसके साथ आर्मेचर लगी है तो ये आर्मेचर भी घूमेगा। वाह, मतलब बाह्य माध्यम से आर्मेचर को घुमाया जाता है। हम तभी तो धारा उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये आपको जो आर्मेचर ABCD दिख रहा है, इसको हम बाह्य माध्यम से घुमाते हैं। अब घुमाने का क्रम क्या है, वामावर्त घुमाओगे तो धारा की दिशा दूसरी होगी, दक्षिणावर्त में घुमाओगे तो धारा की दिशा दूसरी होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस दिशा में घुमा रहे हो। जरूरी नहीं रहता कि मान लीजिए हम वामावर्त में घुमाएं या कि दक्षिणावर्त में, जिस दिशा में घुमाओ धारा तो उत्पन्न होना ही है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको दक्षिणावर्त में घुमाएंगे। दक्षिणावर्त में घुमाएंगे, किस वर्त में? दक्षिणावर्त में घुमाएंगे। तो जैसे ही हम आर्मेचर को चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में घुमाते हैं तो आर्मेचर में यानी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये चीज आपने कब पढ़ा? तो विद्युत चुंबकीय प्रण के सिद्धांत से फैराडे के नियम के आधार पर आपको पूरा विधिवत समझाया हूं कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब देखो, कुंडली को हम बाह्य माध्यम से घुमाते हैं बच्चों। ये जो हमारा आर्मेचर या कुंडली है, इसको हम बाह्य माध्यम से घुमाते हैं। तो अब इसकी दिशा कैसे पता करेंगे भाई साहब? कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने पढ़ा है। जी हाँ, हमने पढ़ाया भी था कि भाई साहब यदि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? अंगूठा चालक की गति को बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताए, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। मान लीजिए यहां से N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो हमारा
ए बी वाला भाग ऊपर की ओर आ रहा है और सी डी वाला भाग अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, ए बी वाला भाग ऊपर की ओर आ रहा है और सी डी वाला भाग नीचे की ओर जा रहा है, तब धारा की दिशा ए से बी की ओर होगी। दक्षिणावर्ती दिशा में बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से समझो, यदि हम कह रहे हैं कि एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती एस पर समाप्त होती हैं, तो ये हो गया। अब जो हमारा चालक है ए बी का ऊपर की ओर आ रहा है, यानी बाहर की ओर आ रहा है ना, और सी डी अंदर की ओर जा रहा है, तब इसकी जो धारा की दिशा है ए से बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी। ठीक है, ये किसने बताया था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, यानी फ्लेमिंग के नियम के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब हम, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से आर्मेचर एबीसीडी है, चुंबक के ध्रुवखंड एनएस के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं, दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्यारे बच्चों इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब प्रथम अर्ध चक्र में जो धारा की दिशा है ए से बी है, बी से सी, सी से डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, अर्थात जो धारा है ए से बहना शुरू हुआ, मान लो यहां से आएगा, यानी B1 के पास आ रहा है, यानी जो हमारा, देखो जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जो धारा की दिशा कहां से होगी, B1 से यहां से होगी B2 की ओर। ठीक है, ये देखो, लेकिन जैसे बच्चों ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, घूम करके जब उल्टा हो जाएगा, मैंने कहा ये ऊपर आएगा, ये अंदर जाएगा, तो ये फिर से घूमते घूमते यहां पे आ जाएगा और ये पीछे से घूमते हुए यहां पे आ जाएगा, तो इसकी दिशा बिल्कुल बदल जाएगी, है ना। अब देखो जरा, धारा की दिशा तो सिंपल है बच्चों, मैंने कहा एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं और यहाँ पे जो चालक है, यानी जो आपका आर्मेचर है वो बाहर की ओर आ रहा है, आर्मेचर बाहर की ओर, तो धारा की दिशा इधर होगी। तो अब देखो जरा, यहां से देखो धारा गई, ये गई, ये गई, इसका संबंध किससे, S2 से। तो इस बार जो धारा बहेगा वो B2 से B1 की ओर जाएगा। यानी प्रथम अर्ध चक्र में प्यारे बच्चों धारा कुछ इस प्रकार से थी, समझिएगा, इस प्रकार से, लेकिन द्वितीय अर्ध चक्र में दिशा बदल गई, तो दिशा बदल गई इस प्रकार से। ठीक है, फिर से अगले अर्ध चक्र में फिर से ऐसे और फिर से नीचे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी को तो बोलते हैं भाई साहब, इनका दिशा बदलता रहता है, एक ही क्रम में नहीं होता है, इसलिए इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। ये कैसे उत्पन्न होता है, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हमने क्या कहा, आर्मेचर हमारे पास एबीसीडी है, इसको हम बाह्य माध्यम से, यानी हम एक प्रकार से जिसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से इसको घुमाते हैं। जैसे ही घुमाते हैं तो एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने भी लंबवत निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने भी लंबवत निकलेंगी, उनकी कुल संख्याओं को थोड़ा समझना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितने भी लंबवत निकलेंगी उनकी कुल संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे ये घूमेगा तो हर स्थिति पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलेगी, समझ रहे हो। कभी ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा 0 डिग्री, कभी लंबवत होगा 45 डिग्री पर। तो जैसे जैसे ये घूमेगा बच्चों, यानी ये बाहर की ओर आ रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है, जैसे जैसे घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होते तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और फैराडे ने बता ही दिया था कि भाई साहब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, एस पर समाप्त होती है, चालक बाहर की ओर आ रहा है, तो धारा की दिशा ए से बी की ओर। तो ए बी सी डी, तो डी का संबंध किससे संबंध है भाई साहब, S1 से, और S1 B1 से जुड़ा है, मतलब धारा B1 से B2 की ओर। ठीक है, अगले बार जब ये घूम जाता है, भाई ये बाहर की ओर आ रहा है, ये जो DC है अंदर की ओर जाएगा, घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति आएगा कि AB इधर और CD इधर, तो इस क्रम में। लेकिन धारा की दिशा तो नहीं बदलेगी। धारा की जो आर्मेचर में है, आर्मेचर भले ही बदल गया लेकिन धारा बच्चों अभी वही क्रम है। यानी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलती है, एस पर समाप्त होती है, ये जो है चालक बाहर की ओर आएगा, यानी कुंडली का ये वाला भाग ऊपर की ओर आएगा, तो धारा की दिशा ऐसी होगी। लेकिन अब जो है इस क्रम में ये जो ए बी और सी डी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अब धारा भाई साहब पहले देखो डी से होकर जाता था, लेकिन अब ए से होकर आ रहा है, देखो, और ए का संबंध किससे, S2 से है, तो जो धारा की दिशा है बदल जाती है। यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा B2 से B1 की ओर हो जाती है। तो प्रथम अर्धचक्र में इस प्रकार से था, तो द्वितीय अर्धचक्र में बदल गया, फिर से ये क्रम निरंतर बदलता रहता है।
ठीक है, यही हमारा बच्चों कहलाता है क्या, प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार से ये धारा उत्पन्न हो जाता है। इसका जो क्रम बनाने का है वो मैं अगले लेक्चर में बिल्कुल कराऊंगा कि किस प्रकार से ये प्लस माइनस में हो रहा है। नीचे की ओर जैसे जानते, मान लीजिए यहाँ पे +1 कर देते हैं, नीचे की ओर -1, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना अल्टरनेट करंट का, तो इसको हम एक विधिवत थ्योरम के माध्यम से समझेंगे, यानी आपको समझाएंगे, जो कि अगले लेक्चर में आपको विधिवत मैं आपको समझा दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज मेरा उद्देश्य था कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, जो कि आप लोग सीख गए होंगे और आपसे बनेगा भी। इसी प्रकार हम दिष्ट धारा डायनेमो के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।